ना जाने बहुएं आते ही कौन सा जादू कर देती है। क्या बात है बहू, आज बहुत जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं। अपनी बहू सुरभि, जिसकी शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है, उसे रात के खाने की तैयारी शाम को ही करते देख कविता जी ने आश्चर्य से पूछा, वो मम्मी जी, इनका फोन आया था कि आज शाम को हम फिल्म देखने चलेंगे, इसलिए काम थोड़ा जल्दी निपटा रही हूँ। सब्जी मैंने बना दी है और आटा भी लगा दिया है। आप बस अपने और पापा जी के लिए रोटियां सेक लीजिएगा। इन्होंने कहा था कि हम डिनर बाहर ही करेंगे। सुरभि थोड़ा शर्माते हुए बोली, फिल्म देखने? मगर विहान ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। कविता जी मन ही मन बुदबुदाने लगी। बहू की बात सुनकर कविता जी को अपनी सहेली नूतन की कही बात याद आने लगी। ये बहुएं ना पता नहीं आते ही हमारे बेटों पर कौन सा जादू कर देती है कि बेटे ही पराये हो जाते हैं। ना कुछ पूछने की जरूरत और ना बताने की जरूरत समझते हैं। बस दोनों मियाँ बीवी अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं। बहू को थोड़ी छूट देते ही वो हमारे बेटे को हमसे दूर कर देती है। मेरी बड़ी बहू तो मेरे बेटे को लेकर अलग हो गई, लेकिन छोटे बेटे को तो मैं अपने हाथ में रखती हूँ। मजाल है जो मुझसे बिना पूछे कोई काम करे। छोटी बहू कितनी भी कोशिश करे उसे रिझाने की, मगर मैं भी उन्हें ज्यादा नजदीक नहीं रहने देती। मेरा छोटा बेटा तो बहू के मायके में एक दिन भी नहीं रुकता। बस साल में एक बार बहू को लेने भेजती हूँ, और वो भी सिर्फ 2-3 घंटों के लिए। मुझे तो एक बार ठोकर खाकर अक्ल आ गई, इसलिए तुझे पहले से ही आगाह कर रही हूँ। बेटे को अपने कंट्रोल में रखना। नूतन जी कविता जी से बोली। उस समय तो कविता जी ने अपने सहेली की बात मजाक में उड़ा दी, मगर आज ये बात कविता जी के जहन में बार बार आ रही थी। पहले तो विहान कहीं भी जाने से पहले मुझसे पूछता था, लेकिन आज देखो अपनी बीवी को लेकर घूमने जा रहा है। ना मुझसे पूछा और बताया, बस अपनी बीवी को फोन कर दिया कि तैयार रहना। जरूर बहू ने ही दबाव डाला होगा, नहीं तो मेरा विहान ऐसा नहीं था। वो तो हर बात मुझसे पूछता था। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। उधर सुरभि जल्दी से काम खत्म करके अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। इधर कविता जी का मन बेचैन था कि कैसे अपने बेटे को खुद से बांध कर रखूं। कविता जी अपने कमरे में चलकदमी कर रही थी। सर में भी थोड़ा दर्द होने लगा था। तभी घर की डोर बेल बजी। सुरभि ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने विहान को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विहान ने सुरभि को तैयार होते देखा तो आंखों से सुरभि को इशारा करते हुए कहा कि बहुत सुंदर लग रही हो। सुरभि तो शर्म से गुलाबी हो गई। बेटे बहू को खुश देखकर आज कविता जी को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने कमरे में सर पर पट्टा बांधकर लेट गई। ईश्वर जी कमरे में अपना उपन्यास पढ़ रहे थे। अपनी पत्नी कविता को लेटते देख वो बोल पड़े, क्या हुआ विहान की माँ? कोई तकलीफ है क्या? हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है और जी भी घबरा रहा है। तभी विहान कमरे में आ गया। शायद माँ को ये बताने आया था कि वो दोनों बाहर जा रहे हैं। लेकिन माँ को यूं बिस्तर पर लेटा देखकर पूछने लगा, क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे बेटा, कुछ नहीं लगता है, गैस बन गई है तेरी माँ के, मैं चूरन दे देता हूँ, ठीक हो जाएगी। कविता जी कुछ कहती उससे पहले ही ईश्वर जी बोल पड़े, आप अपना चूरन अपने पास रखिए, मुझे नहीं खाना। तबीयत खराब है तो खराब ही रहेगी, कौन सा किसी को मेरी फिक्र है। बेटा, तुम लोग जाओ घूमने, हमारा क्या है, हम रोटियां बनाकर खा लेंगे। कविता जी खींचते हुए बोली और करहाने लगी। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम फिर कभी चले जाएंगे, आप आराम कीजिए। इतना बोलकर विहान बुझे मन से बाहर आ गया। सुरभि कमरे के बाहर ही खड़ी थी।
विहान का बुझा हुआ चेहरा देखकर समझ गई कि बाहर जाना कैंसिल हो गया है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी, मगर उसका मन टूट रहा था। सुबह तक कविता जी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि दर्द की असली वजह तो बहू बेटे का बाहर जाना था। एक बार का तो ठीक था, लेकिन जब अक्सर ही कविता जी ऐसा करने लगी तो विहान और सुरभि को कुछ अजीब लगने लगा। विहान तो फिर भी अपनी माँ की बातों में आ जाता, लेकिन सुरभि अब कुछ चिड़चिड़ी रहने लगी थी। सुरभि के मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह पर उन्होंने सुरभि को सहपरिवार न्योता दिया था। सुरभि का बहुत मन था कि वो और विहान 1-2 दिन पहले जाकर सारे काम और व्यवस्था में हाथ बटाएं, मगर कविता जी ने विहान से साफ मना कर दिया। कहा कि फंक्शन वाले दिन हम सब साथ में ही चलेंगे। सुरभि को पहले जाना हो तो उसका भाई आकर उसे ले जाए। सुरभि का मन टूट रहा था। अब सुरभि विहान से भी नाराज रहने लगी थी कि वो कुछ बोलता क्यों नहीं, आखिर वो उसकी पत्नी है, उसका भी तो कुछ हक बनता है। लेकिन कविता जी शायद अपनी जीत पर खुश थी। कुछ दिनों बाद कविता जी की मुलाकात फिर से अपनी सहेली नूतन से हुई, लेकिन इस बार उनका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर कविता जी को हैरानी हुई। पूछने पर उनकी सहेली बस फफक पड़ी। कविता, मुझसे मेरे बेटे की हालत देखी नहीं जाती, मैं ही उसकी कसूरवार हूँ। मैंने अपने बेटे का घर तोड़ दिया। मेरी छोटी बहू पिछले 6 महीनों से अपने मायके जाकर बैठी है। यहाँ तक कि तलाक का नोटिस भी भेज दिया। मेरा बेटा बिल्कुल बुद्ध बन गया है, ना बोलता है, ना हंसता है। वो मेरे साथ मेरे घर में रहकर भी मुझसे दूर हो गया है। उसकी नफरत और उदासी की वजह मैं ही हूँ। काश मैंने बेटे बहू के साथ इतनी सख्ती ना की होती। अपने स्वार्थ में मैंने अपने बच्चों की खुशी छीन ली। अपनी सहेली की बातें सुनकर कविता जी तो सन्न रह गई। वो खुद भी तो कुछ ऐसा ही कर रही है। नहीं नहीं, मैं इस तरह मेरे बेटे को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। आखिर बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशी होती है। अपने से बांधकर रखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा मुझसे ही नफरत करने लग जाए। जिंदगी तो बेटा बहू को ही साथ निभानी है। मैं क्यों बेवजह उनके बीच कलेश का कारण बन रही हूँ। मेरा बेटा तो मुझे बहुत प्यार करता है और बहू भी मुझे बहुत इज्जत देती है, लेकिन मैं ही अपने स्वार्थ में अंधी होकर और दूसरों की बातों में आकर अपना ही घर तोड़ रही थी। समय रहते मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। कविता जी मन ही मन संकल्प ले रही थी। घर आकर उन्होंने इस बात पर अमल करना भी शुरू कर दिया था। अब उन्होंने अपनी बहू को बेवजह रोकना टोकना बंद कर दिया। धीरे धीरे घर का माहौल भी खुशनुमा रहने लगा। कविता जी संतुष्ट थी कि समय रहते उन्होंने सही फैसला ले लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता।